सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संस्कृत व्याकरण में मतुप प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। मतुप प्रत्यय किस प्रकार इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, किस तरह से इसको यूज किया जाता है, वो सब इसमें पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले क्या होता है, जो मतुप प्रत्यय होता है, मतुप प्रत्यय का आप बोलेंगे क्या कि मतुप प्रत्यय लगा, लेकिन मतुप प्रत्यय का या तो मत जुड़ता है या वत जुड़ता है। प्रत्यय सबसे पहली बात कि प्रत्यय कहाँ लगता है, प्रत्यय लास्ट में लगता है, किसी भी शब्द के लास्ट में प्रत्यय लगता है। जैसे कि अगर आपने पहले कत्वा प्रत्यय पढ़ रखा है तो कत्वा प्रत्यय का आप त्वा जोड़ते हैं, तो इस तरह से जो प्रत्यय होता है वो अंत में जुड़ता है। जैसे कैसे आप समझेंगे, जैसे कि हमने जोड़ा पठ, आपकी धातु थी, पठ धातु में आपने कत्वा प्रत्यय जोड़ा, ठीक है, पठ के पीछे आपने क्या जोड़ा, कत्वा जोड़ा, तो शब्द आपका बना पठित्वा, ठीक है। पठ ठै पे ई की मात्रा लग करके कत्वा का त्वा जुड़ गया, तो आपका शब्द बन गया पठित्वा। इस प्रकार से हम प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है। तो मतुप प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे उसका या तो मत जुड़ेगा या वत जुड़ेगा, ठीक है। ये नियम आपको अलग से मैं बता दूंगी कि वत कहाँ जुड़ता है और मत कहाँ जुड़ता है। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि मतुप प्रत्यय का रोल क्या है, ये कैसे इस्तेमाल होता है, क्या अर्थ देता है, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो एक सूत्र है, आप अगर उसको याद रख सके तो बहुत अच्छा, ना भी रख सके तो भी मैं उससे आपको समझा देती हूँ। सूत्र ये कहता है कि तदस्य अस्त्यस्मिन् नीति मतुप, यानी कि तद अस्य अस्ति, तद अस्य अस्ति, तद वह, अस्य इसका, अस्ति है, वह इसका है। क्या कहता है ये, तद अस्य अस्ति कहता है वह इसका है, और फिर आगे है अस्मिन् इति, और इसमें है। अस्मिन् का अर्थ क्या होगा, इसमें है, वह इसका है और इसमें है। यानी कि मतुप प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो अर्थ आएगा कि वो चीज़ जो है वो उसकी है या उसके अंदर है। जैसे एक शब्द मैं आपको बताती हूँ कि बुद्धिमान, इसका अर्थ क्या होगा कि उसमें बुद्धि है, यानी कि वो आदमी बुद्धिमान है, यानी कि उसमें बुद्धि है। तो अस्मिन् इति, उसमें है या उसकी है, तो उसमें क्या होगा, मतुप प्रत्यय उस अर्थ में इस्तेमाल होगा। फिर एक अगला सूत्र है, उससे मैं बता देती हूँ आपको कि कहाँ होता है, कि रसादिभ्यश्च। रसादिभ्यश्च का मतलब क्या होता है कि रस आदि जो गुण हैं उनमें इस्तेमाल होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि गुणवाचक शब्द जो भी होंगे उनके साथ मतुप प्रत्यय लगता है। जैसे बुद्धिमान में क्या है, बुद्धि एक गुण है कि उसमें बुद्धि है, तो उसमें मतुप प्रत्यय लग गया। रूपवान, रूप हो गया, कोई गुणवाचक शब्द है रूप। रसवान, गुणवाचक शब्द है रस, तो उसमें मतुप प्रत्यय लगता है। जैसे कि रस में क्या क्या आ जाएगा, जैसे रसादिभ्यस्य में रस आ गया, गंध आ गया, स्पर्श आ गया, रूप आ गया, ये सब जो होते हैं। तो रस का किससे पता लगता है, जीभ से पता लगता है, गंध का नाक से पता लगता है, स्पर्श का चमड़ी त्वचा से पता लगता है, और रूप का आंखों से पता लगता है। यानी कि ये गुण हैं और जिनका हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों से जो है वो ज्ञान होता है, उन शब्दों के साथ जो है वो मतुप प्रत्यय इस्तेमाल होता है। अब जो है मत और वत में से हम देखेंगे कि वत कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो अब हम नियम देखते हैं इसके। इसमें सबसे पहले क्या है, यहाँ पे एक सूत्र लिखा हुआ है, मदोपदायास्य मतोर्वो अयवा दिव्य है। यानी कि ये सूत्र जो है वो कुछ नियम बताता है कि मैं जिसके अंत में हो, जिस वर्ण के अंत में ए या आ हो, जिस वर्ण की उपधा में मैं हो, जिस वर्ण की उपधा में ए या आ हो। कहने का मतलब क्या है, ये थोड़े से नियम है जिसमें आपको ये पता लगेगा कि आपको मत कहाँ जोड़ना है और आपको वत कहाँ जोड़ना है। तो सबसे पहला नियम हम देखते हैं कि आपको कहाँ पे जोड़ना है वत। तो पहला आपका नियम है म प्लस मतुप, यानी कि जो मतुप आप जोड़ेंगे उससे पहले जो शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण मैं, ठीक है। अंतिम वर्ण क्या होगा, अगर मैं होगा तो आप मतुप में वत जोड़ेंगे। जैसे कि उदाहरण यहाँ पे हमने लिखा है क्या, किम प्लस मतुप, यहाँ पे लिखा है किम प्लस मतुप। तो किम, मतुप के पहले है किम, किम में अंतिम वर्ण है म। जैसे ही मैं के बाद मतुप लगाया तो शब्द बनेगा आपका किमवत, ठीक है। मतुप का वत जोड़ेंगे। अब अगला जो नियम है उसको दिमाग में बैठा लीजिए। ये आपका जो नियम है ये सारे आपके डाउट पूरे कर देगा। इसी से आपका मतुप जो प्रत्यय है लगभग सही हो जाता है पूरा। तो ये नियम क्या है कि जब ए या आ के बाद मतुप हो,
कहने का मतलब क्या है, अंत में ए या आ हो। कैसे, अब उदाहरण से समझते हैं। पहला आपका है गुण प्लस मतुप। तो यहाँ पे क्या लिखा है, गुण लिखा है। क्या लिखा है, गुण लिखा है। अब गुण में अंतिम वर्ण क्या है, गुण लिखा है ना, गुण में अंतिम है ण। तो ण जो है वो एक व्यंजन है और कोई भी व्यंजन स्वर के बिना पूरा नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है, जो ण है उसमें कोई ना कोई स्वर तो है। ण को आधा कीजिए और इसमें से स्वर अलग निकालिए तो क्या है, ए है। तो अंतिम वर्ण क्या हुआ, ण हुआ कि ए हुआ, तो अंतिम वर्ण हुआ ए, क्योंकि ण प्लस ए है। ठीक है, तो अंतिम वर्ण है ए प्लस मतुप है। तो क्या जोड़ेंगे आप अंत में, अगर ए हो तो वत जोड़ेंगे। तो गुण प्लस मतुप का वत जुड़ा तो शब्द बन गया गुणवत। ऐसे ही विद्या प्लस मतुप, विद्या में अंत में क्या है, आ है। तो आ अगर होगा तो मतुप जैसे ही जोड़ेंगे तो आप मतुप की जगह पे जोड़ेंगे वत। तो विद्या प्लस मतुप तो बराबर होगा विद्यावत। अगला आपका नियम है कि मैं उपधा में हो। अब सबसे पहले उपधा क्या होता है, उपधा होता है, अभी आपने क्या देखा था, अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण से जो पहला वर्ण होता है, अंतिम वर्ण से जो पूर्व है, बिल्कुल अंत वाला जो वर्ण है उससे पहले का जो वर्ण होगा वो होगा उपधा। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण दिया लक्ष्मी। लक्ष्मी में अंतिम वर्ण क्या है, ई की मात्रा है ना। तो ई से पहले क्या है, ई से पहले है म। और ये नियम यही कहता है कि अगर उपधा में मैं हो तो मतुप को वत हो जाता है। तो लक्ष्मी प्लस मतुप का बनेगा लक्ष्मी वत। ऐसे ही अगला नियम है, ए जिसकी उपधा में हो, आ जिसकी उपधा में हो, वही अंतिम वर्ण से पहला वर्ण ए या आ हो। तो उदाहरण दिया है यशस प्लस मतुप। अब यशस में अंतिम वर्ण क्या है, स है, और श से पहले क्या है, ये वाला श है। ठीक है, अब इस श में आप इसका वर्ण विच्छेद करिए तो क्या है, ए है ना, यानी कि अंतिम से पहले ए है। और ये यही कहता है कि अगर उपधा में ए है तो वत जुड़ेगा। तो यशस प्लस मतुप का क्या बनेगा, यशस्वत। अब अगला नियम है, आज इसकी उपधा में हो। तो उदाहरण हमने दिया भास प्लस मतुप। अंतिम वर्ण है स और स से पहले क्या है, आ की मात्रा लगी हुई है भय पे। तो उपधा में है आ, अंतिम वर्ण से पहला वर्ण। तो भास प्लस मतुप से क्या बनेगा, भासवत। ऐसे ही एक नियम और है कि आपके जो पांचों वर्ग होते हैं उनके जो प्रथम चार वर्ण हैं, प्रथम चार वर्ण, वो जिसके अंत में आएंगे वहाँ भी वत जुड़ता है। वैसे ये वाला नियम जो है वो लगभग ए या आ से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ए या आ वाला जो नियम है वो लगभग हो जाता है, हमेशा नहीं होता। तो जहाँ नहीं होता वैसा एक उदाहरण हम दे के आपको समझा देंगे। अब सबसे पहले ये कहता है कि पांचों वर्गों के प्रथम चार वर्ण। अब वर्ग क्या होते हैं वो देखते हैं। वर्ग जो होते हैं वो व्यंजन में होते हैं। 33 व्यंजन जो हमारे होते हैं उनमें 5 वर्ग होते हैं, ये हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, व्यंजन कै कहाँ से शुरू होता है, कै से शुरू होता है। तो कै से एक वर्ग हो गया कै वर्ग। अगले 5 वर्ण जो है वो कै वर्ग में आएंगे, क ख ग घ और गै। और गै के बाद अगला वर्ण क्या होता है, च। तो उस वर्ग का नाम भी च वर्ग हो गया, च की वजह से उसका नाम हो गया च वर्ग। फिर च से अगले 5 वर्ण जो है वो लेकर के आप च वर्ग में रख दीजिए, च छ ज झ और य। ऐसे ही य के बाद क्या आता है, ट आता है, और ट के ऊपर ही अगले वर्ग का नाम हो गया ट वर्ग। अब ट से लेकर के 5 वर्ण आप ट वर्ग में रख दीजिए। इसी प्रकार से आपका त वर्ग और प वर्ग भी बन जाएगा। यानी कि 5 वर्ग हैं और पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि ये जो 5-5 वर्ण हैं इनमें शुरू वाले 4, शुरू वाले 4 का मतलब क्या है, ये वाले 4 जो हैं, यानी कि अंत वाले जो ये 5 हैं उनको आप छोड़ दीजिए। अगर ये वाले 4 यानी कि पांचों वर्गों के 4-4 यानी कि 20 हो गई, ये अगर किसी के अंत में आते हैं तो वहाँ भी मतुप की जगह वत जुड़ता है। जैसे उदाहरण दिया तड़ित प्लस मतुप। अब तड़ित में अंत में क्या आया, तय आया ने, यानी कि तय वर्ग का पहला वर्ण, तय वर्ग का पहला वर्ण तय यहाँ पे आया है। तो तड़ित प्लस मतुप का बन गया
तड़ितवत। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो शब्द बनाएंगे आप मतुप प्रत्यय लगा करके, ये तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तीन मतलब एक तो बनेगा शब्द कि मत या वत जुड़ेगा, और वो शब्द बनने के बाद वो शब्द रूप कैसे चलेगा, उसका रूप जो है वो तीनों लिंगों में होता है। जैसे कि अगर कोई है बुद्धिमान बालकः, अगर आपको बालकः दिया हो तो आप बुद्धिमान लगाएंगे क्योंकि बुद्धिमान पुल्लिंग है। अगर वहाँ पे बालिका लिखा हो, बालिका स्त्रीलिंग है, तो क्या आप बालिका के लिए बुद्धिमान लिखेंगे? नहीं, बालिका के लिए आप लिखेंगे बुद्धिमती। ठीक है, तो ऐसे ही क्योंकि बना तो मतुप प्रत्यय लग के ही है, लेकिन मतुप प्रत्यय में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग होता है। बुद्धिमान में भी मतुप प्रत्यय और बुद्धिमती में भी मतुप प्रत्यय, लेकिन एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है, ऐसे होगा ना। तो क्योंकि बालिका के लिए बुद्धिमती और बालक के लिए बुद्धिमान। ऐसे ही हम देखते हैं एक बार कि पहला वाला जो लाइन है उसमें आपने लिखा शब्द प्लस मतुप प्रत्यय, यानी कि एक शब्द के साथ आपने मतुप जोड़ा, फिर उसको जोड़ने के बाद आपका मूल शब्द क्या बनेगा, फिर वो शब्द जो है वो पुल्लिंग में कैसा होगा, स्त्रीलिंग में कैसा होगा और नपुंसक लिंग में कैसा होगा। तो पहला आपका है शील प्लस मतुप, यानी कि शील में आपने मतुप जोड़ा। अब इसका मूल शब्द क्या बनेगा, शीलवत। अब मतुप था तो वत कैसे जुड़ा, हमने आपको नियम बता दिया है, क्योंकि शील का अंतिम वर्ण है ल और ल में क्या है, ए है। ठीक है, तो अंतिम वर्ण हो गया ए, और ए जहाँ भी अंत में होता है वहाँ मतुप का वत जुड़ता है। तो यहाँ पे शब्द बना शील प्लस मतुप का शब्द बना शीलवत। पुल्लिंग में बनेगा शीलवान, स्त्रीलिंग में शीलवती, और नपुंसक लिंग में वही जो मूल शब्द होता है वही होता है शीलवत। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे रस प्लस मतुप का क्या बनेगा, वही स में ए है अंत में, तो रसवत। पुल्लिंग में रसवान, स्त्रीलिंग में रसवती और नपुंसक लिंग में रसवत। अगला उदाहरण है बल प्लस मतुप, तो शब्द बना मूल बलवत, पुल्लिंग में होगा बलवान, स्त्रीलिंग में होगा बलवती और नपुंसक लिंग में वही जो मूल शब्द है वही बलवत। उसके बाद है आपका उदाहरण गंध प्लस मतुप। अब गंध में ध में अंत में वही ए है तो वत जुड़ेगा, गंधवत, गंधवान, गंधवती, गंधवत। अगला है गुण प्लस मतुप, तो शब्द बनेगा गुणवत, पुल्लिंग में गुणवान, स्त्रीलिंग में गुणवती और नपुंसक लिंग में गुणवत। अगला है विद्या प्लस मतुप, तो इसमें क्या जुड़ेगा, विद्यावत बनेगा क्योंकि अंत में आ है, पुल्लिंग में विद्यावान, स्त्रीलिंग में विद्यावती और नपुंसक लिंग में विद्यावत। अब जैसे ही मत वाला एक नियम हम देखते हैं, तो जैसे कि आपका होता है शक्ति, आपका शब्द क्या है, शक्ति शब्द है। शक्ति शब्द अगर हम लेते हैं तो शक्ति के अंत में क्या है, ई की मात्रा है और उससे पहले क्या है, तय। हमने जितने भी वत वाले नियम बताए उनमें से ये एक भी नियम नहीं है। तो शक्ति के बाद जब आप मतुप जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा शक्तिमत और पुल्लिंग में क्या होगा, शक्तिमान। यानी कि शक्तिमान जहाँ आपको दिख जाए तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे मतुप प्रत्यय है। अब जो हमने बताया कि ये पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसकलिंग होता है, तो इनके शब्द रूप कैसे चलते हैं वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जैसे पुल्लिंग का शब्द रूप जो होता है, जैसे कि आपका था रसवान या बलवान, उनका शब्द रूप आपका चलेगा भवान की तरह। यहाँ पे हमने लिखा है भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तं भवन्तौ भवतः, भवता भवद्भ्यां भवद्भिः, भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः, भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः, भवतः भवतोः भवतां, भवती भवतोः भवत्सु, हे भवन हे भवन्तौ हे भवन्तः। कहने का मतलब क्या है, जो मतुप प्रत्यय जुड़ करके शब्द बने हैं उनमें जो पुल्लिंग होंगे उनके शब्द रूप जो है वो भवान की तरह चलते हैं। ठीक है, और अगर आप मतुप प्रत्यय को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, सिर्फ प्रथमा विभक्ति भी अगर आप याद कर लेंगे तो भी आपका मतुप प्रत्यय जो है वो गलत नहीं होगा। जब आपको रिक्त स्थान भरना आएगा तो केवल प्रथमा को ही आप दिमाग में बैठा लीजिए तो भी आपका काम बन जाएगा। अब नपुंसक लिंग में कैसे चलता है, बलवत था तो जगत की तरह चलेगा। यहाँ पे हमने जगत का शब्द रूप लिख दिया है, आप उसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें भी अगर आप केवल प्रथमा याद कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बलवत का क्या होगा,
बलवत बलवती बलवंती, इस तरह से आपका नपुंसक लिंग बन जाएगा। और स्त्रीलिंग किसकी तरह चलता है? जैसे बुद्धिमान का क्या था? बुद्धिमती। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या होता है? बुद्धिमती। तो बुद्धिमती का शब्द रूप कैसे चलता है? नदी की तरह चलता है। तो नदी की प्रथमा, आप केवल प्रथमा भी याद करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो नदी का शब्द रूप कैसे चलता है? नदी नद्यौ नद्यः, नदीं नद्यौ नदीः, नद्या नदीभ्यां नदीभिः, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनां, नद्यां नद्योः नदीषु, हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः। ठीक है, इस प्रकार हमने मतुप प्रत्यय किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।